हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है होराज चक्रधारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। अब कोहराम बोलने का सेंस ये बनता है कि एक स्कीम लाया था गवर्नमेंट ने 2018 में, जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था भाई, इसको हम ध्यान से समझेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस करने का निर्णय क्यों दिया। ठीक है, 5 जजों की बेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के खुद चीफ जस्टिस उसके हेड कर रहे थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्वैश कर दिया और साथ ही साथ फटकार लगाई एसबीआई को, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था इस केस में। और सरकार को बताना पड़ा एसबीआई के थ्रू कि कितना बॉन्ड्स के थ्रू फंड अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को गया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी ये समझाया गया कि आप अपने वेबसाइट में पब्लिश करें कि कितना ज्यादा धन कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों को दिया गया है एज अ चंदा के रूप में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि भाई कि निर्णय क्या है, क्यों एसबीआई की किरकिरी हो रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके बीच में ये टसल का विषय क्यों बनने जा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4-5 क्वेश्चन को हम एड्रेस कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे ही अगर बताएं तो ठीक रहता है। तो पहली बात है कि भाई ये न्यूज में क्यों है इलेक्टोरल बॉन्ड। दूसरा चीज है कि हम जानेंगे कि क्या होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। और तीसरा बात हमको ये समझाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जिसकी वजह से ये आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कड़ा निर्णय लेते हुए इसको डिसमिस करने की नौबत आ गई। ठीक है, वही देखेंगे भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ऐसा क्यों दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाना पड़ रहा है। और चौथा देखेंगे कि अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, घमासान जो मचा है उसके पीछे की हाल में ऐसा कौन सा डेटा रिलीज कर दिया है एसबीआई ने जिसके वजह से बहुत ही हो हल्ला मच गया है। ठीक है, तो जानते हैं भाई एक एक करके, आप बने रहिए मेरे साथ। तो पहला चीज हम डिस्कस करते हैं कि भाई हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिसमिस करने का या उसको हटाने का निर्णय दिया है। देखो हाल ही में क्या हुआ, एक 5 जज बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं जिसको। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली एक डिसीजन दिया जिसमें बोला गया कि हम स्ट्रक डाउन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। ठीक है, और उसको क्या ठहरा दिया गया भाई, उसको ठहरा दिया गया फुल्ली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, तो उसके पीछे रीजन क्या दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए। तो पहला रीजन यहां पे निकल के आ रहा है कि भाई जो जज हैं उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो आम नागरिक के फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 19 में हमको प्रिस्क्राइब हुआ है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का सब क्लॉज 1, जिसमें हमको जानने का हक है। ठीक है, गोपनीयता होने का कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। ठीक, कि उनका पैसा कहां से आ रहा है, फंड कहां से आ रहा है, ये बताने के लिए ही तो ये सब हो रहा था ना, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, छुपाने का काम किया गया। दूसरा चीज, एपेक्स जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक और चीज बोला कि भाई ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ इसके और भी जो अमेंडमेंट किए गए हैं इससे रिलेटेड अदर एक्ट्स में, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, कंपनी एक्ट हो गया, कॉर्पोरेट एक्ट हो गया, दुनिया भर के जितने भी उससे रिलेटेड एक्ट्स थे उनमें जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उन सबको भी निराधार बताते हुए उनको भी खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये है भाई अभी का न्यूज। अब हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर में था क्या या है क्या। ठीक है, तो देखो व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स।
तो हमको एक डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। तो देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं है, राजनीतिक पार्टी क्या करती है, अपने चंदे के लिए दूसरी लोगों पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को अगर चलाना है तो पैसे की जरूरत होगी भाई, प्रचार लग रहा है, पॉम्पलेट लग रहा है, सभाएं हो रही है, हर जगह पे तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, आम जनता से बोलती है कि भाई आप हमें चंदा दो ताकि हम अपने हिसाब से चीजों को वो कर सके। अब जो समर्थक होंगे, जो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे या उनको समर्थन देते होंगे, वो क्या करेंगे, उनको पैसा दे सकते हैं, ठीक है, चंदे के रूप में सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई एक तरीके से हम एक स्कीम लाते हैं जिसका नाम रखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जिससे क्या होगा, किसी भी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकेगा राजनीतिक पार्टियों को पॉलिटिकली डोनेशंस के लिए। और ये कब लाया गया, ये स्कीम आया था भाई 2018 में, ठीक है। तो 2018 में इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम एक स्कीम लाएंगे जिसके तहत हम संवैधानिक एक जरिया बना देंगे ताकि लोग हमको डोनेशन दे सके। खाली रूलिंग पार्टी नहीं, और भी अपोजिशन की पार्टी है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बन गया कि जो बेरर है, जो धारक है, जो इसको खरीदेगा, वो लायबल हो जाएगा भाई कि कुछ रुपए का ये इंस्टॉल होगा। मैं बताऊंगा कितने कितने का यहाँ पे इशू करने का राइट है एसबीआई को। तो वो प्रॉमिस करेगा भाई उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कि हम उतना पैसा आपको दे रहे हैं। और एसबीआई क्या करेगा, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेच के पैसा आएगा वो राजनीतिक पार्टियों के एक अकाउंट रहेगा, और जो अकाउंट इलेक्शन कमीशन के नजर में रहेगा, और वहां से वो पैसे अपना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलना है वो इस बॉन्ड को खरीदने से जो पैसा आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया कि भाई कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने के लिए क्राइटेरिया में आएंगे। तो पहला क्राइटेरिया बोला गया कि भाई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर है किसके अंदर, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर होनी चाहिए या उसके अंदर आनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा चीज ये बोला गया कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको कम से कम 1% वोट सिक्योर करना पड़ेगा। जो भी पोलिंग हो रहा है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, उनमें जितना भी वोट पोल किया जा रहा है, जितने भी चुनाव में वोट्स हैं पड़ रहे हैं, उनका कम से कम 1% तो उनको मिलना चाहिए किसी भी रीसेंट लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। दो क्राइटेरिया हो गया, पहला चीज की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1951 के सब सेक्शन 29A में वो रजिस्टर हो। दूसरा, रीसेंट में कोई भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, उसमें कम से कम जो टोटल पोल्ड वोट्स हैं उसका 1% उनको सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन रख दिया गया भाई। अब ये जो दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर आ जाएंगे और वो भी अपना जारी कर सकते हैं एसबीआई के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देखो, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया था कि भाई कितने कितने डिनोमिनेशन के या कितने कितने वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। तो देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो रेंज रखा गया वो रखा गया मिनिमम 1000 रुपए से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ तक, ठीक है। 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जा सकता है, ठीक है। 1000 से लेके 1 करोड़ तक। और ऑथराइज्ड बैंक किसको बनाया गया, तो बलि का बकरा बन गया कौन बन गया जी एसबीआई। एसबीआई को ऑथराइज्ड बैंक नॉमिनेट कर दिया गया कि भाई आप ही हो इस इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हो, और कोई नहीं। सबसे बड़ा बैंक है भाई गवर्नमेंट का ये, तो इसको ही बनाएंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो, एक प्रतिलिपि मैंने यहाँ पे रखा है, एक फोटो यहाँ पे दिया है, ओरिजिनल इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस तरीके का बॉन्ड एसबीआई इशू करता है। अब देखो, थोड़ा सा और समझते हैं इसको।
कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड फंक्शन करता है, तो चलो एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं। तो पहले क्या करेगा, एसबीआई इशू करेगा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी मंथ में। कौन कौन से मंथ में इशू करता है वो, जनरली जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये 4 महीनों में एसबीआई हर साल क्या करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता था। अब उसके बाद क्या होगा, उसका डिनोमिनेशन मैंने अभी बताया ना कि मिनिमम 1000 रुपए का था और मैक्सिमम 1 करोड़ का था। फिर देखो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बाय कर रहा है, ठीक है, जो डोनर है, जैसे आम जनता हो गया, कोई कॉर्पोरेट हो गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला हो गया, जनरली कॉर्पोरेट्स लोग ही इसमें इन्वॉल्व हुए थे, इसीलिए इसमें लफड़ा हुआ, ठीक है। तो जो देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो जो डोनर है वो क्या करेगा, खरीदेगा। अब खरीदने से क्या होगा, जो अकाउंट्स है वो पैसे ट्रांसफर किसको हो जाएंगे, खरीद लिया मैंने, एसबीआई के पास पैसे पहुंच गया। अब वो पैसा जो है वो एसबीआई क्या करेगा, उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्टर अकाउंट होगा वहां पे वो पैसों को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चीज यहां पे फंसने वाला इन लोग का हुआ, वो हुआ कि जो नाम था किसका, डोनर का, उसको इन्होंने रख दिया कॉन्फिडेंशियल। मतलब कौन पैसे दे रहा है वहां पे किसी को कोई भी खबर नहीं है, ठीक है, कोई भी खबर नहीं है कि कितना पैसा कहां से आ रहा है। तो केप्ट सीक्रेट, जो डोनर है उसको पता ही आता नहीं है, ऊपर से कोई भी देके चला जा रहा है, कोई माई बाप नहीं रख गया था, ठीक है। तो डोनर का पता आता नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, यहां पे दिक्कत होना चालू हुआ जी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को बोला गया कि एक आप स्पेसिफिक अकाउंट्स बनाओ, जो किसके अंडर में वेरीफाइड रहेगा, उसको वेरीफाई करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जितना भी चंदा मिल रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड उसको इनकैश कराना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक वेरीफाइड अकाउंट के थ्रू। और उसके लिए डेट्स भी बता दिए गए थे कि इस डेट्स पे आप कर सकते हो। तो देखो जो भी डोनर रहेगा वो खरीद लिया, वैलिड रहेगा कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो बॉन्ड्स जो हैं वो 15 दिन के लिए वैलिड हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बोला गया कि भाई अपने पैसे को निकाल लो, अदरवाइज वो फोर्टिफाइड हो सकता है अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें थी भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का फंक्शनिंग, समझ गए। चलो अब बताते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या इसमें नजर आ गया कि उन्होंने बोला कि भाई इसको अभी हटा दो, अब इसको क्वैश करो या इसको स्ट्राइक डाउन कर दो, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा इसमें उनको फ्लॉ नजर आया जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इसको टोटली अभी हटाने का टाइम आ चुका है। देखो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था ना, उसको उन्होंने सीधा सीधा बोला कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये एक यूनानिमस जजमेंट के थ्रू उन्होंने बोला है, ठीक है। 5 जजों की जो बेंच बनी थी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, जिसको हेड कौन करते हैं भाई, सीजेआई खुद हेड करते हैं। उन्होंने एग्जामिन किया और बहुत सारी लीगैलिटीज के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या क्या ऐसा उनके बातों से झलक रहा था, तो पहली बात भाई मैंने बताया कि इट वायलेट्स द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का यहां पे वायलेशन देखने को मिला भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। दूसरा चीज भाई और भी बताएंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जब स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, उस समय और बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो उन्होंने बोला कि वो अमेंडमेंट्स भी अब साथ ही साथ निपट जाएंगे, वो भी हटाए दिए जाएंगे, वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे एक्ट्स में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था, तो पहला अमेंडमेंट किया गया था भाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स 1951 में, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और तीसरा हमारे को देखने को मिला कंपनीज एक्ट में भी, यहां पे 2013 में जो बना गया था उसमें भी अमेंडमेंट यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्यों किया गया होगा ये सब चीजों में, तो सिंपल सी बात है भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको एक तरीके से फायदा पहुंचाना है, तो जो हमारे पास कॉर्पोरेट घराने हैं अगर उनको लगता है तो वो क्या करेंगे, सीधा चंदा दे देंगे। अब वो डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, तो एक रास्ता बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम पे, तो दूसरे तरीकों से दूसरे चैनल से वहां पे पैसे पंप करते गए। और इससे सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि भाई जो आम जनता है उसको पता नहीं है, लेकिन जो ऑल टुगेदर जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं
फ्री फेयर इलेक्शन, उसका जो बेसिक सिद्धांत है वही क्या हो गया, खारिज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई अगर इंटरेस्टेड है, वो अपने हिसाब से लॉ बनवाना चाहता है, अपने हिसाब से अगर कुछ कानून चाहता है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा पैसे उसके थ्रू भेज के वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, या कुछ भी जो चीजें हैं उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब मिस यूज के चांसेस बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये चिंता जाहिर किया गया भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए तो फाउंडेशन मतलब गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। देखो ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन। तो जजमेंट में ये बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसबीआई आप एक काम करो, जितने भी डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड आपने अभी तक जितने भी सेल किए हैं, कब से कब तक, जब से ये निकला होगा, मतलब 2018-19 से लेके 2022-23 तक के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सेल किए हैं, सबका पहले तो डिटेल मेरे को बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, डिसीजन में दिया है। ठीक है, साथ ही साथ जितने अनोनिमस डोनर्स हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं, उनके बारे में उनका जो ट्रांजैक्शंस है उसकी डिटेल्स दे दो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि भाई आप 6 मार्च 2024 तक आप अपने वेबसाइट में पब्लिश करो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किसने डोनेशन या इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के वहां पे डोनेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद फिर और फर्दर क्या बोला गया, इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर दिया गया कि भाई आप पब्लिश करो, ठीक है, डेटा को। साथ ही साथ बैंक को बोला गया कि भाई आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मार्च 13 तक ये डेटा डालो। और गेस व्हाट, उन्होंने डेटा डाला क्या, जी हाँ डेटा डाला। और ये देखिए डेटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को, लगभग कितना परसेंट होगा भाई। ठीक है, बीजेपी को मिला है 6566 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा। तो बीजेपी सबसे बड़ी यहां पे दिखाई दे रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का इस पे दिख रहा है। उसके बाद दूसरा पर हमको दिखाई दे रहा है भाई कांग्रेस को 1123 करोड़ का चंदा मिला है। फिर आ जाता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस 1093 के आसपास करोड़ के आसपास इनको भी मिला है। फिर बीजेटी बीजू जनता दल, ये ओडिशा की एक रीजनल पार्टी है, इनको मिला है 774 करोड़। फिर डीएमके, ये साउथ तमिलनाडु की पार्टी है, 617 करोड़। आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, एनसीपी को 64 करोड़, जेडीयू को 24 करोड़, और अदर छोटे मोटे और जितने फ्रैक्शंस हैं उनको लगभग 1000 करोड़ के आसपास चंदा यहाँ पे दिखाई दिया गया है। तो लगभग 55% जो है यहाँ पे जो चंदा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, वो बीजेपी को जा रहा है भाई। तो ये देखो, ये टोटल अभी तक जो डेटा पब्लिश किया गया है 11,400 करोड़ रुपए का खाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिला है। ठीक है ना, तो ये तो भाई यहाँ पे सिचुएशन है। देखो अदर्स का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है कि भाई आप पूरे डिटेल में डेटा डालो, आधा अधूरे डेटा से काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हमको क्या करना है, पॉलिटिकल चीजों पे इंटरेस्टेड नहीं होना है, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, ठीक है, कौन सा एक्ट वहां पे हैम्पर हुआ, फंडामेंटल राइट्स का कौन सा वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का डिफेंस क्या है, और एसबीआई एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उसका रिस्पॉन्स क्या है, उन चीजों पे फोकस करते हुए आगे देखना है। ठीक है, अभी के लिए तो ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, आगे और भी अगर कुछ इसमें अपडेट होता है तो मैं आपको और इसमें अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे और ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट सिचुएशन जो बनता है, मतलब करंट जो इवेंट्स होते हैं उनसे अगर हम अपने एग्जाम्स के लिए कुछ अच्छा चीज निकाल पाए तो वो चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मेरा नाम है होराज चक्रधारी, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले कभी वीडियोस में। मेरा नाम है होराज चक्रधारी और मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।